हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो लेक्चर को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर बनाया था, जो आपने जरूर देखा होगा। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका मीनिंग क्या है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसे डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग भी कहते हैं। देखिए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल केस में क्या होता है, जो इंटरनेशनल मार्केटर है, इनकी जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है, वो खुद की जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स या सब्सिडरीज इस्टेब्लिश करता है जो फॉरेन नेशंस हैं उनकी डिफरेंट मार्केट्स में, यानी कि डिफरेंट नेशंस में जो है वो खुद की अपनी सब्सिडरी इस्टेब्लिश करता है। और ये जो उसकी सब्सिडरीज होती हैं वही जो है फॉरेन मार्केट्स में, जो है फॉरेन नेशंस में उसके प्रोडक्ट को बेचती हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फ़ायदा ये है कि जहाँ जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, इंटरनेशनल मार्केटर है, वो फॉरेन फर्म्स जो हैं, इनकी जो उसके फॉरेन कस्टमर हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनसे वो खुद डील कर सकता है। अपने खुद के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसने खुद का अपना सेटअप इस्टेब्लिश किया है, उसके द्वारा कर सकता है। या फिर ग्लोबल मैन्युफैक्चरर उसके लिए क्या कर सकता है, फॉरेन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा वो फॉरेन होलसेलर अपॉइंट कर सकता है, और यहाँ तक कि वो खुद जो है डायरेक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर को भी जो है प्रोडक्ट बेच सकता है फॉरेन नेशन के अंदर। तो इसमें से वो कोई भी मेथड को यूज़ कर सकता है। देखिए, इसमें खासकर किस टाइप में जो है जो डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बहुत पॉपुलर रहता है। खासकर जो कॉस्टली इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं या मशीनरीज होती हैं, उसमें जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमर से डायरेक्ट लिंक करता है, जिससे कि वो आसानी से गुड्स को जो है डिलीवर कर सके अल्टीमेट यूज़र तक या कंज्यूमर तक। देखिए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या होता है कि ये, जैसे मैंने कहा कि पॉपुलर है खासकर कॉस्टली गुड्स के लिए, कॉस्टली मशीनरीज हो गई या कॉस्टली गुड्स हो गए, या फिर उस टाइप के गुड्स हो गए जिनकी जो इमेज है या प्रेस्टीज है वो काफ़ी हाई लेवल की है और जिनका टर्नओवर बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती हैं, इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं, अब इनका टर्नओवर बहुत कम होता है क्योंकि उसके जो बायर हैं वो कुछ एक ही होते हैं। अब वो कुछ एक जो इंडस्ट्रियल यूज़र हैं वही उसको बाय करेंगे। तो ऐसे केस में जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत पॉपुलर रहता है, बहुत सूटेबल रहता है। और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फ़ायदा एक और है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरर का जो है, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। जो भी ओवरसीज़ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उस पर वो पूरा कंट्रोल रख पाता है। और इसका फ़ायदा ये है कि वो अपनी मर्जी से जैसी चाहे वैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है अपना सकता है। लेकिन जहाँ फ़ायदे हैं तो वहाँ पर नेचुरल बात है कुछ एक दिक्कतें भी होंगी। खासकर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो रिस्क है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का, वो सारा का सारा जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरर को खुद बियर करना पड़ता है। क्योंकि जो गुड्स जो है फॉरेन नेशन में जो है बेचे जाएंगे, वो इंटरनेशनल मार्केटर अपनी खुद की ओनरशिप, अपनी खुद की टाइटल पे बेचेगा। न केवल अपने खुद की ओनरशिप और टाइटल में बेचेगा, बल्कि अपने ब्रांड के अंडर में बेचेगा। तो इसलिए जो है एक और दिक्कत आएगी। वो दिक्कत यह आएगी कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, अब उसको जो है फॉरेन नेशन जहाँ पर वो गुड्स को बेचना चाह रहा है, वहाँ की जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसका स्टडी करना, वहाँ के जो कस्टमर हैं उनके बाइंग बिहेवियर को स्टडी करना, ये भी जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। इसके लिए वो क्या करेगा, वो खुद की अपनी रिसर्च टीम इस्टेब्लिश करेगा। वो जो रिसर्च टीम है वही जो है इसके बारे में रिसर्च करेगी, डाटा कलेक्ट करेगी। हाँ, चाहे तो जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है वो हेल्प ले सकता है, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प ले सकता है, फॉरेन सेलिंग एजेंट की हेल्प ले सकता है, जिससे कि वो गुड्स को फॉरेन नेशन में आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो पूरी की पूरी जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरर यानी इंटरनेशनल मार्केटर के कंट्रोल में की जाएंगी। तो जो कहने का मतलब ये है कि जहाँ इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ग्लोबल मैन्युफैक्चरर का बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता मार्केटिंग एक्टिविटी में, क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो वो गुड्स जो है एक्सपोर्ट हाउसेस को या फॉरेन विजिटिंग बायर्स को हाथ के हाथ बेच देता है। तो उस केस में क्या होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो अपने खुद के टाइटल पे बेचता है, अपने खुद के ब्रांड्स पे बेचता है, तो यहाँ पर जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर की ही रहती है। ये कैसे वर्क करता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसको हम एक फ्लो चार्ट से डिस्कस करते हैं। देखिए, जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना एक लिंक इस्टेब्लिश करता है, या तो एजेंट के थ्रू, या फिर वो लिंक इस्टेब्लिश करता है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू।
अब ये जो एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर है ये क्या करेंगे, ये आगे चैनल मेंबर क्रिएट करेंगे जहाँ से वो गुड्स को बेच सकें। वो होगा होलसेलर, यानी कि या तो एजेंट होलसेलर के थ्रू जाएगा या डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के थ्रू जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, अगर चाहे तो मैन्युफैक्चरर एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने की बजाय डायरेक्ट होलसेलर से भी कांटेक्ट कर सकता है, यानी कि वो एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट ना करके सीधे होलसेलर को कांटेक्ट कर सकता है। फिर ये जो होलसेलर है ये गुड्स सेल करेगा, किसको सेल करेगा, रिटेलर को। रिटेलर जो है गुड्स सेल करेगा वो किसको करेगा, कंज्यूमर को। तो एक तरीके से प्रॉपर फ्लो चार्ट है जिसमें मैन्युफैक्चरर पहले एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाता है, फिर गुड्स बेचा जाता है होलसेलर को, होलसेलर आगे रिटेलर को, रिटेलर फिर कंज्यूमर को। लेकिन अगर चाहे तो मैन्युफैक्चरर जो है वो एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को अवॉइड कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है होलसेलर के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्लो चार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांटेजेस जो हो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के हैं। देखिए हमने जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर डिस्कस किया था इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का, तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की डिसएडवांटेजेस थी वही वास्तव में एडवांटेजेस है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की। तो आप दोनों को आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप एक टॉपिक को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो दूसरा टॉपिक आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। तो वन बाय वन एडवांटेज डिस्कस करते हैं। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। देखिए जहाँ पर इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में प्राइस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था मैन्युफैक्चरर का, इंटरनेशनल मार्केटर का। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केटर है, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, वो गुड्स को अपनी ओनरशिप पे बेच रहा है, अपने टाइटल पे बेच रहा है, अपने ब्रांड्स में बेच रहा है, इसलिए उसका जो है पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। अब उसका पूरा कंट्रोल होता है कि वो कितनी प्राइस जो है अल्टीमेट कंज्यूमर से चार्ज करना चाहता है। अगर वो ज़्यादा चार्ज करना चाहता है तो ज़्यादा चार्ज कर सकता है, अगर वो कम प्राइस रखना चाहता है तो कम प्राइस रख सकता है। सेकंड जो एडवांटेज आती है दैट इज़ पॉपुलराइजिंग इट्स ब्रांड नेम। देखिए जो क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटर है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, वो प्रोडक्ट को जो बेचता है वो अपने खुद के ब्रांड में बेचता है। अब जिससे क्या है कि उसका जो ब्रांड है वो फॉरेन नेशन में पॉपुलर होने लग जाता है और इसका फ़ायदा उसको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्योंकि उसका ब्रांड जो है पॉपुलर होने लग जाता है। अब उसे दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना होता, जो कस्टमर है वो खुद उसके गुड्स की डिमांड करते हैं और फिर वो अगर उसको किसी जैसे फॉरेन सेलिंग एजेंट की हेल्प लेनी हो या फॉरेन होलसेलर की हेल्प लेनी हो तो उनसे उसको बार्गेनिंग करना या टर्म्स एंड कंडीशंस को नेगोशिएट करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वेल पॉपुलर ब्रांड को हर कोई बेचना चाहता है, क्योंकि उसके लिए उनको कस्टमर को बेचने के ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश कर सकता है, पॉपुलराइज कर सकता है। थर्ड जो एडवांटेज आती है दैट इज़ क्विक फीडबैक। देखिए क्योंकि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो फॉरेन सेलिंग एजेंट है उसका पूरा कंट्रोल होता है और उसके कंट्रोल में ही जो है सारी जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमर का जो फीडबैक है उसको बहुत जल्दी से रिसीव कर सकता है, जो फॉरेन नेशंस में उसके जो कस्टमर हैं उनके बारे में किससे रिसीव कर सकता है, वो अपने जो होलसेलर है, रिटेलर है, उनसे आसानी से जो है फीडबैक गेट कर सकता है। और इस फीडबैक का फ़ायदा ये है कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है वो उस फीडबैक के अकॉर्डिंग ही जो है अपनी प्रोडक्ट प्लानिंग कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकता है। यानी कि अगर उसको अपनी प्रोडक्ट प्लानिंग या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या प्रोडक्ट के डिज़ाइन में या उसके कलर में या उसमें कोई भी जो चीज़ है जहाँ पर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है वो उसको आसानी से मॉडिफाई कर सकता है और कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकता है। और नेचुरली जिसका फ़ायदा जो है उसको लॉन्ग टर्म मिल सकता है कि जो उसकी कस्टमर की जो ब्रांड के प्रति लॉयल्टी है वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो एडवांटेज आती है दैट इज़ बूस्ट द इमेज एंड गुडविल। देखिए ये तो आप सभी मानेंगे कि जो इंटरनेशनल ब्रांड पॉपुलर हो जाते हैं उसको हर कोई ख़रीदना चाहता है। तो जैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, जब उसका जो ब्रांड है वो पॉपुलर हो जाता है फॉरेन नेशन में, तो उसका फ़ायदा जो है उस इमेज का, उस गुडविल का जो फ़ायदा है उसको अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी मिलता है, क्योंकि अब जो डोमेस्टिक मार्केट के जो कस्टमर हैं वो भी उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो ब्रांड है, ये जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो नेचुरली बात है इस प्रोडक्ट में कुछ तो खासियत होगी, तभी तो ये इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर हुआ है। तो नेचुरली बात है जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है उसको डबल बेनिफिट मिलता है, जहाँ उसका प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे तो पॉपुलर होता ही होता है, लेकिन साथ में उसकी जो सेल है वो डोमेस्टिक मार्केट में भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो एडवांटेज आती है दैट इज़ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट। देखिए ज़्यादातर जो नेशंस है, खासकर डेवलपिंग नेशंस या डेवलप नेशंस, उन सब की जो गवर्नमेंट है वो अपने देश की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं अपने एक्सपोर्टर को। लेकिन इसका फ़ायदा जो है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कभी भी नहीं मिल सकता था एक्सपोर्टर को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपोर्टर जो है अपना जो गुड्स है, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, वो हाथ के हाथ अपने ही नेशन में जो है एक्सपोर्ट हाउसेस को या फॉरेन विजिटिंग बायर्स को या
फॉरेन इंपोर्ट हाउसेस को बेच देता था। तो उस केस में उसको जो एक्सपोर्ट तो वो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो गुड्स जो है उसी नेशन में बेच दिया गया, तो वो जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव का फ़ायदा नहीं उठा सकता था। लेकिन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, क्योंकि वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है अपने ब्रांड नेम में, अपने टाइटल में, तो जो भी वहाँ की गवर्नमेंट जो भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव देती है उसका फ़ायदा जो है उसे मिल सकता है, और ये भी उसको एक बेनिफिट करता है प्राइस को कम करने में, कॉस्ट को कम करने में, और एज वेल एज अपने प्रॉफिट और सेल को बढ़ाने में। नेक्स्ट जो एडवांटेज आती है दैट इज़ हाईटेक एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। देखिए जो हाईटेक और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ही सूटेबल है। क्यों? क्योंकि ये उस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आफ्टर सेल सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें रेगुलर आफ्टर सेल सर्विसेज करनी पड़ती है। उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उनको तुरंत जो है अवेलेबल कराना होता है जो भी हमारे कस्टमर हैं, डीलर हैं। इसके लिए जो है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को नहीं अपनाया जा सकता। इस केस के लिए जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही फ़ायदेमंद है एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर के लिए। लेकिन जैसे हम हमेशा ही कहते हैं कि एक चीज़ के केवल फ़ायदे नहीं होते, जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। तो जहाँ एडवांटेजेस हैं, नेचुरली बात है उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। और जैसा हमने पहले कहा, जो एडवांटेजेस हैं ये पहले डिसएडवांटेज थी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, ऐसे ही जो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जो एडवांटेजेस थी लगभग वही जो है डिसएडवांटेजेस हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बियर ऑल टाइप ऑफ रिस्क। देखिए क्योंकि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट को अपनी टाइटल, अपनी ओनरशिप पे बेचेगा और अपने ब्रांड के अंडर में बेचेगा, तो जो भी रिस्क हैं, जितने भी टाइप के रिस्क हैं, चाहे वो ट्रांजिट रिस्क है, कंट्री रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, या बैड डेट्स का रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, ये जितने भी रिस्क हैं वो सारे के सारे रिस्क जो है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर यानी इंटरनेशनल मार्केटर को बेयर करने पड़ेंगे। तो ये एक वन ऑफ द डिसएडवांटेज है। सेकंड जो डिसएडवांटेज आती है दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर निच मार्केट। देखिए जो छोटे साइज़ की मार्केट होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं है, वहाँ पर जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर आपकी जो गुड्स की डिमांड है वो तो इतनी ज़्यादा है नहीं, जो ऑर्डर आ रहे हैं कस्टमर से वो इतने ज़्यादा आ नहीं रहे, तो नेचुरल बात है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। तो वहाँ पर आपको बजाय डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के जाने के इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को अपनाना चाहिए। थर्ड जो आता है दैट इज़ सरप्लस प्रोडक्शन। देखिए मान लीजिए जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल क्या है कि जो उसका सरप्लस प्रोडक्शन है, जो वो प्रोडक्शन जो उसकी डोमेस्टिक मार्केट में बिक नहीं पाया, केवल उसी को ही बेचना है फॉरेन मार्केट में, फॉरेन नेशन में। तो उसके लिए खुद का अपना मार्केटिंग नेटवर्क इस्टेब्लिश करना बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब लेकिन आपने जो एक्सपोर्ट करना है वो आप तो तभी एक्सपोर्ट करेंगे जब आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन होगा। वो किसी साल होगा और किसी साल नहीं होगा, क्योंकि आप रेगुलर तो एक्सपोर्ट करने नहीं जा रहे। तो ऐसे केस में वो काफ़ी आपके लिए जो इकोनॉमिकल है वो नहीं होगा। तो ऐसे केस में भी जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट जो आता है नॉट सूटेबल फॉर अनपॉपुलर ब्रांड। अब देखिए जो मैन्युफैक्चरर है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, हो सकता है उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो ब्रांड है वो डोमेस्टिक मार्केट में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल फॉरेन नेशंस की जो डिफरेंट मार्केट्स हैं, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो उनके लिए बिल्कुल भी एक तरह से अननोन हो। अब क्योंकि वहाँ पर उसका प्रोडक्ट जो है, उसका ब्रांड जो है वो पॉपुलर ही नहीं है, वहाँ के लोग उसको जानते ही नहीं है, तो ऐसे केस में अगर वो खुद अपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जाता है तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसकी बजाय तो उसके लिए ये बेटर है कि वो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल के थ्रू जाए, फ़ॉरेन एजेंट के थ्रू जाए, फ़ॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाए। हो सकता है इस फ़ॉरेन एजेंट या फ़ॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर की जो इमेज है, उसकी जो गुडविल है फ़ॉरेन नेशन में, वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा हो, और जिससे वो आसानी से जो प्रोडक्ट वहाँ पर बिक जाए। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज आती है दैट इज़ रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट। नेचुरली बात है जो खुद के डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स बनाने, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करनी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इतना इन्वेस्टमेंट देखिए जो खासकर जो स्मॉल साइज़ जो एक्सपोर्टर होते हैं, बहुत छोटे एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते कि वो खुद का सेटअप इस्टेब्लिश कर सकें। अब क्योंकि इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में एक और फ़ायदा रहता है कि जैसे ही वो जो अपना गुड्स है वो एक्सपोर्ट हाउसेस को भेजते हैं या फॉरेन विजिटर बायर्स को भेजते हैं, तो उनको तुरंत जो है पेमेंट मिल जाती है, तो वो भी उनको हेल्प रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको पेमेंट ब्लॉक रहेगी, टाइमली पेमेंट नहीं आएगी, आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा फिक्स एसेट्स के अंदर आपको फैक्ट्रीज खोलनी पड़ेंगी, डिपार्टमेंट्स खोलने पड़ेंगे, सेल्स फोर्स लगानी पड़ेगी, जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब ये देखिए, अब सोच में यह आता है कि हमने दोनों ही टॉपिक डिस्कस कर लिए इन दो वीडियो लेक्चर में कि डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग बढ़िया है या इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग बढ़िया है। देखिए दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर,
जो मैन्युफैक्चरर है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर, उसके ऊपर ही डिसाइड करता है कि वो किस तरीके को अपनाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, आप उस क्वेरी या सजेशन को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।